Morning with Farah. वेलकम बैक। आज हम आपको बताएंगे खूबसूरती और आपकी अपने आप को लुक आफ्टर करने के कुछ तरीके, और उसमें जब भी हम जाते हैं और बात करते हैं आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स हैं, तो हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे डॉक्टर नदा को, जो आज भी मेरे साथ हैं। शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही भाई। आजकल का मौसम इतना ड्राई कर रहा है बालों को और स्किन को, सो क्या सिर्फ मॉइस्चराइजिंग काफ़ी है? क्योंकि पानी भी हम लोग कम पी रहे हैं, तो कोई क्विक रेमेडी कोई तो बताएं। पानी तो पीना ही पीना है। हाँ। और मॉइस्चराइजिंग जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अपनी स्किन के मुताबिक लगाएंगे। अगर बहुत ड्राई स्किन है तो रात को, दिन में कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। रात को अपनी जो भी क्रीम्स वगैरह है, नाइट क्रीम्स लगा के, इवन ये मॉइस्चराइजर्स अगर आप लगाते हैं, उसके ऊपर वैसलीन, जो अच्छी वाली जो वैसलीन होती है, वो लगाया करें। अच्छी वाली वैसलीन की पहचान क्या होगी? कि वो मतलब आपने इट्स वेरी रिफाइंड। कुछ होते हैं जैसे जब आप उसको हाथ में रखो ना तो ग्रैन्यूल्स फील होते हैं, वो वाली नहीं। ठीक है। वो एक बिल्कुल स्मूथ सी वैसलीन, एक लेयर बन जाती है ऑयल की, वो वाली लें। एंड इट शुड नॉट बी सेंटेड। सेंट नहीं, फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है। अब ये जो आपको इन्होंने टिप बताई है ना, आप इसको ट्राई करेंगे तो आप दुआएं ही देंगे, इसलिए कि इतनी इफेक्टिव है। अगर ड्राई स्किन है। हाँ, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है। नहीं। लेकिन ड्राई, चूंकि जिन लोगों की स्किन नहीं भी है ड्राई, लेकिन इस मौसम में एक्ने नहीं है लेकिन उन्हें भी ड्राई फील हो रही है, तो क्या वो भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये दिन में नहीं लगानी। बिकॉज दिन में क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होती है तो इट टैनिंग कर देगी। टैनिंग के अलावा ये बहुत ज़्यादा डर्ट खींचती है अपनी तरफ, ऑयल इमल्शंस जो होते हैं। तो दिन में इट्स नॉट रिकमेंडेड। सिर्फ रात को सोने से पहले अच्छे से लगा के तो सो जाए। या कोई आलमंड ऑयल लगा लें। इवन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो कुछ भी ऑयल बेस्ड बट प्योर। ठीक है। अच्छा, आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम वैम्पायर फेशियल के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसके लिए वैम्पायर्स कहाँ से आएंगे? आजकल तो वैसे हर कोई वैम्पायर है। Everyone is sucking others' blood. नहीं, वो उसमें इस तरह से होता है। वैम्पायर फेशियल करते किस लिए? एक तो अगर एक्ने हो, उसके बाद खड्डे बन जाते हैं फेस में, एक तो उसके लिए स्कार्स जो एक्ने के होते हैं उसके लिए करते हैं। दूसरा ओपन पोर्स और एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उससे आपकी अपनी कोलेजन बनती है। हम पहले आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसमें से PRP निकालते हैं, उसके प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के हम इंजेक्ट करते हैं, और साथ ही नीडलिंग करते हैं। ख़ास डर्मा पेन होता है, एक पेन के साथ उसकी नीडलिंग करते हैं। आपके फेस के ऊपर वो ग्लाइड करती है नीडल, और एक ख़ास डेप्थ पे करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस की डिफरेंट डेप्थ्स होती हैं नीडल की जो हम करते हैं। तो उससे इट्स कॉल्ड अ वैम्पायर फेशियल, क्योंकि वो जब आप नीडलिंग करते हैं तो आपका ब्लड निकलता है उसके साथ, और वो एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स आपकी स्किन को ऊपर से जाते हैं। प्लस उसमें आपकी कोलेजन इंड्यूस होती है, और यू विल बी अमेज्ड कि उससे एक्ने स्कार्स कितने 2-3 सेशंस में ही कितने बेहतर होते हैं। आपके फाइन रिंकल्स बेहतर हो जाते हैं, आपकी स्किन इवन हो जाती है, पोर्स श्रिंक हो जाते हैं स्किन के। वाह जी वाह। हाँ जी। सो ये तो बहुत सारे बेनिफिट्स इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर इसमें नंबर 1 पेन फैक्टर कितना है? पेन नहीं होता। वो लगता बहुत पेनफुल है, बट पेन नहीं होता। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, पेनफुल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए हम एक लोकल एनेस्थेटिक सुन करने वाली, जिसको क्रीम कहते हैं, वो भी लगा देता है। तो वो पेनफुल नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट टाइम लोग थोड़ा डर रहे होते हैं, सेकंड टाइम अराउंड खुशी खुशी आता है। ठीक है। जब रिजल्ट्स देखते हैं और पेन भी नहीं होता इसलिए। तो कितने टाइम में रिजल्ट्स जो विजिबल हो जाएंगे? रिजल्ट्स आफ्टर अ वीक आना शुरू होते हैं, और ये 3 वीक्स तक मैक्सिमम जाते हैं। फिर इसके आप सेशंस कराते हैं। जब आपके सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, मंथली सेशन होता है, एवरी 3 वीक्स to 6 वीक्स के बीच में नेक्स्ट सेशन होता है। उसके बाद फिर इसके रिजल्ट्स आपको आते रहते हैं 3 to 6 मंथ्स, और फिर इसका आप अगर चाहें तो रीटच बिटवीन 4 and 6 मंथ्स ले सकते हैं, जस्ट 1 सेशन। यानी एक दफ़ा एक गो में आपको हर महीने में एक सेशन लेना होगा फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक। 3 to 5 मंथ्स डिपेंडिंग आपका कितना इशू है, प्रॉब्लम है। जी, सही। प्रॉब्लम है। अच्छा, डाउन टाइम कितना है? अगर ये फेशियल करा के जैसे वैम्पायर है तो वो खून भी निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है जा तो नहीं सकेंगे फिर कहीं, और मेकअप वगैरह भी नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट डे तो नहीं, मेकअप भी नहीं कर सकते।
रिकमेंडेड तो ये है कि 7 to 8 डेज़ मेकअप नहीं करें, लेकिन रेडनेस आपकी काफ़ी हद तक अगले दिन तक ख़त्म हो जाती है, हल्की सी स्किन ड्राई हो जाती है। इसके बाद आप अपनी स्किन का केयर कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन, क्योंकि हमने स्किन बैरियर को डिसरप्ट किया, आपको एक वेरी कंट्रोल्ड इंजरी देते हैं। इसके पीछे जो है वो ये है लॉजिक कि जब स्किन को इंजरी होती है कहीं भी तो वो कोलेजन बनाती है, और वो जब कोलेजन बनती है तो आपकी स्किन में स्ट्रेच आता है, आपकी स्किन ग्लो करती है। तो हम एक कंट्रोल्ड इंजरी दे रहे हैं बहुत सोच समझ के, जिससे आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी लेकिन आपकी कोलेजन बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें फिर जनरली ड्राइनेस हो जाती है बिकॉज हम स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है, तो उसमें मॉइस्चराइजेशन बड़ी ज़रूरी होती है। उसके बाद सन ब्लॉक, हीट से एक्सपोजर, धूप से एक्सपोजर मिनिमम करना होता है उसमें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप ज़रूर बाहर निकलें, लेकिन धूप से बचें, शेड में रहें, सन ब्लॉक लगाएं और मॉइस्चराइज़र वगैरह अपना प्रॉपर लगाएं। ठीक है। अच्छा, और ये सब कुछ करने के बाद आपको लगता है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही नहीं? साइड इफ़ेक्ट्स इसके बिल्कुल भी नहीं है। आपके अपने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, आपका अपना ब्लड है जो आपके स्किन में इंजेक्ट हो रहा है। आप इसके जितने मर्जी सेशंस कराएं। जो वक्ती साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई हल्का सा ब्रूज बन गया, या आपको स्किन 5-6 दिन के लिए ड्राई फील होती है, या कुछ लोग तो कहते हैं कि हल्की सी पील ऑफ भी होती है, या कोई हल्के से निशान नीडल्स के बन गए, तो ये नीडल्स की वजह से होती है। पीआरपी जो सोल्यूशन है उसकी वजह से नहीं होती। ठीक है। अब यानी सरफेस पर ही होगा, जो भी सरफेस पे ही होगा। जी जी बिल्कुल, और अंदर से कोलेजन बनेगी। लेकिन इसमें अगर हम डेप्थ सही नहीं रखते नीडल की, तो जी बिल्कुल आपको स्कार्स भी बन सकते हैं। अच्छा। और आपके जो पिगमेंटेशन है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है। तो द डॉक्टर हैज़ टू मेक श्योर कि कितनी डेप्थ पे आपकी स्किन के मुताबिक और आपकी कंडीशन के मुताबिक नीडल कितनी डेप्थ पे आपके फेस में जानी चाहिए। अगेन बात वहीं पर आई कि आप जहाँ पे जा रहे हैं और जिनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो बहुत अहम है। ऐसे ही सुन के ना चले जाया करें कि किसी जगह पे कोई निस्बतन सस्ता कोई ट्रीटमेंट या ऑप्शन अवेलेबल है। ऑलवेज कोशिश करें कि जो लोग ऑथेंटिक हैं, या जिनकी रिप्यूट अच्छी है, या जिनके बारे में आप अच्छी बात सुनते हैं, उनके पास जाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। और 6 to 7 डेज़ का होता है डाउन टाइम। 3-4 डेज़ में काफ़ी हद तक स्किन हील हो चुकी होती है, बस आपने मॉइस्चराइज वगैरह करना होता है। अच्छा, बहुत सारे जब ब्लड की बात, कितना ब्लड लिया जाएगा, और जब ब्लड लेने की बात आती है ना, तो अक्सर ख़वातीन डर जाती हैं कि पता नहीं हमें तो खून की कमी ना हो जाए। नहीं, खून इतना तो ब्लड लेते ही नहीं है। बिटवीन 10 ml भी ले लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया। ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो मैं आपको पीआरपी और माइक्रोनीडलिंग बता रही हूँ, अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स का इशू होता है उनका, उसके आपके बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हैं। अक्सर आजकल देखा गया है साइकोलॉजिकली थोड़े से साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की वजह से लड़कियां अपनी कट्स लगाती हैं अपने हाथों पे, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप टाइमली माइक्रोनीडलिंग और पीआरपी करवा लें तो। सही, इसके साथ खैर, लेकिन फेस वैम्पायर फेशियल बेसिकली पर्टिकुलरली फेस के लिए होता है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या था? मैंने ये पूछ रही थी कि यानी ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, या जो भी इसके जो खून की कमी है, नहीं, खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज आप का ब्लड इतना होता नहीं है। वो आपका जो बोन मैरो है वो बनाया जाता है ब्लड, तो इतना तो निकलता ही नहीं है कि कोई इसमें इतना प्रॉब्लम हो, और वो वंस अ मंथ ही है, तो नॉट एन इशू। और इसकी जो आप कह रही थी कि केयर कैसे करनी है, जब आपने एक दफ़ा ये ट्रीटमेंट करवा लिया तो उसके बाद की कोई ख़ास केयर होती है? इसके साथ हम आपको देखें, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, वो कहते हैं अगर हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो हम ये सिरम्स क्यों लगाएं। मैं उनसे कहती हूँ, जब आप स्केलिंग करने जाते हैं आप दांत ब्रश करना छोड़ देते हैं, आप जब केराटिन करते हैं आप बाल शैम्पू करना छोड़ देते हैं, नहीं होता ना ऐसे। इसी तरह इन ट्रीटमेंट्स के साथ आपकी डे टू डे रूटीन, आपका सन ब्लॉक, आपका मॉइस्चराइजर, वेदर आप ट्रीटमेंट कराते हैं नहीं कराते, वो तो होना ही चाहिए ना। ठीक है। सिरम्स भी बंदा लगाता है, तो उस ट्रीटमेंट की जो भी रिजल्ट्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सिरम्स लगाने पड़ते हैं। 3-4-5 डेज़ हम रिकमेंड नहीं करते कि कोई रेटिनॉल या विटामिन सी सिरम्स यूज़ किए जाएं। इसके बाद बेसिकली मॉइस्चराइजर्स या हाइलुरोनिक एसिड हम कहते हैं कि आप यूज़ करें ऑन योर स्किन, और वो भी अच्छी कंपनीज़ का, अच्छे वेल रिपीटेड कंपनीज़ का, कि उसमें कोई इस तरह की चीज़ ना हो जिससे एलर्जी हो जाए आपको।
और सन ब्लॉक ओनली व्हेन यू गो आउट, वैसे घर में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर धूप नहीं आती आपके घर में ज़्यादा। और बस मॉइस्चराइज योर स्किन, उसके बाद फिर आपको एक रिजीम होती है आपकी स्किन के मुताबिक। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो उसके मुताबिक सीरम्स देते हैं, अगर आपको वाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, उसके मुताबिक सीरम्स देते हैं। बहुत सारे लोगों को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग तो हर एक को ही चाहिए होती है ना, उसके लिए रेकमेंड करें कि कौन से सीरम्स है, कौन से ऐसी चीज़ें जो होम केयर में हर एक के पास होनी चाहिए। देन अगेन वो आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। ठीक है। वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग आपको नाइसिनामाइड सीरम से भी आएगा। नाइसिनामाइड्स हैं वो तो सिर्फ पोर, दे आल्सो ब्राइटन योर स्किन। अच्छा, राइट। इसमें विटामिन बी होती है, वो आपकी स्किन को ब्राइटन भी करते हैं, वो एक्ने के लिए भी है, वो पोर्स के लिए भी है। अब जैसे रेटिनॉल्स हैं वो सिर्फ रात को लगाते हैं, दिन में लगाएंगे तो वो धूप के साथ रिएक्ट करती हैं और आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, तो रेटिनॉल सिर्फ रात को लगाते हैं। विटामिन सी ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। उसके अलावा स्किन की को बेहतर करने के लिए आजकल कुछ पेप्टाइड सीरम्स भी आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपको एक्टिवली एक्ने निकल रहा है, मैंने अक्सर लोगों को देखा वो विटामिन सी सीरम्स लगा रहे होते हैं, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को एग्रेवेट करेगा। जब आपको एक्टिव एक्ने होता है उस टाइम पे विटामिन सी नहीं लगाना होता, उस टाइम पे आप नाइसिनामाइड लगा सकते हैं, उस टाइम पे आप रेटिनॉल्स लगा सकते हैं, विटामिन सी नहीं लगा सकते। ठीक है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑल काइंड्स ऑफ सीरम्स वुड सूट यू। अब बेटर होगा कि आप विटामिन सी सुबह और रात को रेटिनॉल लगाएं विद हाइलुरोनिक एसिड, और अगर ऑयली स्किन है तो नाइसिनामाइड ड्यूरिंग द डे और रेटिनॉल्स एट नाइट यूज़ हो सकता है। बिल्कुल सही। आजकल वो स्नेल म्यूसिन की भी बड़ी बात चल रही है। जी जी जी, कि वो भी को बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे अवेलेबल होता है अच्छी क्वालिटी का। अच्छा होता है मेरे ख्याल में। स्नेल म्यूसिन जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी पेप्टाइड्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं विच आर एक्चुअली प्रीटी गुड फॉर द स्किन, बट रिलायबल क्या है, FDA अप्रूव्ड क्या है, इसकी अभी तक कुछ पता नहीं है। दिस इज जस्ट कॉस्मेटिक कंपनीज जो बना रही हैं। अच्छा, बना रही हैं, इट्स नॉट ऑर्गेनिक, इट्स नो मोर ऑर्गेनिक, राइट? नो कॉस्मेटिक कंपनीज भी बना रही हैं। ऑर्गेनिक है, कोई एसेंस लेते होंगे उसका उसमें, वो तो फार्माकोलॉजिस्ट्स को बेहतर पता होगा। अभी आया है एलोपैथिक में जो 1-2-3 कंपनीज बना रही हैं, और उसमें उन्होंने जिंक भी डाला है, साथ नाइसिनामाइड भी है, पेप्टाइड्स भी हैं। इट इज़ गुड यस, लेकिन अगर कोई अच्छी रिप्यूटेबल कंपनी के आप यूज़ करें, कोरियन ब्रांड्स के स्नेल म्यूसिन जो हैं वो कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बट देन अगैन आपको क्या पता वो वाकई कोरिया से आए हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम कॉपी बन जाती है हर चीज़ की, और बड़ी परफेक्ट कॉपी बनती है। उसकी कवरिंग, हमें तो कवरिंग का ही पता होता है, प्रोडक्ट के बाद में पता चलता है। इस साल इतना मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जितना हम कॉपी करने पे जोर लगाते हैं, अगर इतना हम इन्वेंशन पे लगाएं तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे बहुत अच्छी बना सकते हैं, बिकॉज हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे यहाँ पे आबो हवा और ज़मीन और सारी सूरत हाल ऐसी है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम दुनिया को दे सकते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह वेस्ट में जो क्रीम्स होंगी वो सारी बहुत अच्छी होंगी, नो डाउट वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एशियन स्किन थोड़ी डिफरेंट होती हैं वेस्टर्न स्किन से, तो उसमें क्रीम्स में और उनकी कंसिस्टेंसी में उनके प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे बाहर के मुल्क में आप अगर जाओ तो धूप बहुत ज़्यादा नहीं निकलती, तो उनका अगर सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं वो तो वो SPF 30 भी सफिशेंट फॉर देम। हमारा SPF 30 इतना सन प्रोटेक्शन नहीं देगा, हमें हायर SPF चाहिए होता है इसके लिए। सो दीज आर द डिफरेंसेस जो लोगों को थोड़े समझने चाहिए। और हमारी अपनी लोकल कंपनीज, एलोपैथिक कंपनीज बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और मैं ख़ुद उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मैं कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स अंदर इंजेक्ट करने होते हैं वो तो पाकिस्तान में बनते ही नहीं हैं, वो तो मंगाने ही यूरोपियन या कोरियन होते हैं, कुछ वो मंगाने पड़ते हैं, या इवन अमेरिकन प्रोडक्ट्स होते हैं। बट जो आप फेस पे लगाने की सीरम्स वगैरह होती हैं, हमारी कुछ बहुत अच्छी लोकल कंपनीज हैं, लोकल ब्रांड्स हैं। आई डोंट मीन कॉस्मेटिक, एलोपैथिक, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे बना रही हैं। तो ज़्यादा प्रेफर लोगों को इतने डॉलर्स में महंगे महंगे सीरम्स खर्च करके अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं और वही
अच्छा नेमल बदल आपको पाकिस्तान में भी मिल रहा है, तो ज़रूर इसके बारे में भी सोचें। बिल्कुल, जो हमारे क्रेडिबल ब्रांड्स हैं या अच्छे जो कुछ कंपनियां हैं उनकी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे बात करते हुए मुझे याद आया कि ये हमारे यहाँ पर अमरूद कितना वाफर पाया जाता है ना, जी जी, लेकिन बाहर के ममालिक में तो इतना हर मुल्क में नहीं होता। वहाँ पर इसके पत्ते जो हैं वो मिलते हैं जो कि कावा बना के वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उसमें ये है कि उनके पत्तों के अंदर कुछ एंटी कैंसर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उसमें इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन के तौर पर अगर आप उसका थोड़ा बहुत कावा जो है वो रखते हैं इतनी डाइट में इस्तेमाल में, तो वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। हमारे यहाँ पे तो हर नूक एंड कॉर्नर पे अमरूद के दरख्त मौजूद है। बल्कि बाहर के मुल्कों में, बिकॉज I've been abroad और मैं रही भी हूँ, जो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट है, जो हमारे फ्रूट्स का टेस्ट है, और जिस वाफिर मिकदार में वो यहाँ पे मिलती है, वहाँ पे वो सिर्फ सोच ही सकते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे पाकिस्तानी फ्रूट्स और पाकिस्तानी सब्जियों की प्राइस बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छे और बड़े शौक से खाई जाती है। लेकिन आजकल जो एक ये शिफ्ट है ना, जिसमें दुनिया बहुत तेज़ी के साथ हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, तो उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा, ये आप इसको सर्च कर लीजिएगा मज़ीद, तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बता रही हूँ इसके बारे में शायद मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ सके। तो व्हाई नॉट, हम एक प्रिवेंशन के तौर पर एक कावा यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने ये देखा, ये यूरोपियंस ने ही, कि जहाँ पे कॉफ़ी बना रहे थे वहाँ पे कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी लीव्स के साथ जिनकी इंटरेक्शन थी वो एजिंग कम कर रहे थे। वो किसान जो कॉफ़ी के वो कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे और उनकी खेती बाड़ी कर रहे थे, कंपेयर टू द वंस जो बाकी कर रहे थे, क्योंकि किसान तो होते ही धूप में। तो उन्होंने देखा कि उनकी एजिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो अब ये जो कैफीन सीरम्स आप देखते हो, वो सारा करते हो, दैट इज़ उसी की इनोवेशन है। तो इतना कुछ हमारे मुल्क में है, हमारे लोग इनोवेट नहीं करते, उस चीज़ को, नई चीज़ को देखते नहीं, वो कॉपी करने में ज़्यादा लगे हुए हैं। और ये जो कुछ हमारी हिकमत की चीज़ें हैं इसको भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, और आई होप कि आपके लिए किसी ना किसी तरह से बेनिफिशियल हो। अपना ख्याल रखिए, और ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, किचन में कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।